नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर। आज हम पार्ट सेकंड में रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो ला सकें। यदि आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी प्रीवियस पार्ट यानी पहले पार्ट को देख सकते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले के समस्थानिक है, यानी कौन सा परमाणु है जिसके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम समस्थानिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है स्वर्ण यानी गोल्ड, और तीसरा है कार्बन और चौथा है हाइड्रोजन। तो आपका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। यानी समस्थानिक किसे बोलते हैं? वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, लेकिन परमाणु भार में क्या होता है? अंतर होता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। तो प्रोटियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। ड्यूटेरियम, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। और ट्राइटियम, इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन इनका जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्रोटियम का परमाणु भार 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटिरियम का 3। ठीक है ना। प्रोटियम की अगर बात करेंगे, इसमें प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 0, यानी n बराबर 0 होता है। ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन भी 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। और ट्राइटिरियम की बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 1 होता है। यानी अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन 1 होता है और ट्राइटिरियम में न्यूट्रॉन 2 होते हैं और प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। तो अगर डिफरेंट की बात करेंगे तो कौन सी चीज़ डिफरेंट है इन तीनों में? तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यूरेनियम अंततः के स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है। यानी यूरेनियम जो है वो जब विघटित होता है, डिके होता है, तो कौन से स्थायी समस्थानिक का निर्माण करता है या कौन से स्थायी समस्थानिक में विघटित होता है। तो यूरेनियम जब विघटित होता है तो सबसे पहले रेडियम का निर्माण होता है, यानी रेडियम का निर्माण होता है। उसके बाद रेडियम से रेडॉन का निर्माण होता है, रेडॉन से पोलोनियम का निर्माण होता है और पोलोनियम से लास्ट में क्या बनता है? शीशे का निर्माण होता है, लेड का निर्माण होता है, जो कि स्थायी यौगिक परमाणु होता है। इसके बाद शीशा अब विघटित नहीं होता है, यानी शीशा का डिके नहीं होता है, लेड का। तो पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है पोलोनियम और चौथा है शीशा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? लेड, यानी 4th ऑप्शन आपका सही होगा। तो यूरेनियम का अगर पूछा जाए, यूरेनियम सबसे पहले कौन से परमाणु में विघटित होता है? तो यूरेनियम सबसे पहले रेडियम में विघटित होता है, दूसरे नंबर पर रेडॉन में विघटित होता है, तीसरे नंबर पर पोलोनियम में विघटित होता है और चौथे नंबर पर लेड का निर्माण करता है, जो कि एक स्थायी रूप में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है परमाणु रिएक्टरों में होने वाली मूल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 है विखंडन, ऑप्शन नंबर 2 है परमाणु संलयन, ऑप्शन नंबर 3 है विद्युत जनित्र और ऑप्शन नंबर 4 है कोयला का जलना। कोयला का आपका जो सही आंसर होगा वो है विखंडन, यानी परमाणु रिएक्टरों में होने वाली मूल प्रक्रिया विखंडन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विघटन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक होता है या सबसे आवश्यक है। यानी उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विघटन के दौरान, जब यूरेनियम का विघटन होता है, श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है पॉजिट्रॉन।
तो वो जो कण है जो यूरेनियम के विघटन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक होता है वो है न्यूट्रॉन। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी न्यूट्रॉन सही आंसर है। ठीक है, जो कि यूरेनियम के विघटन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया है? यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया है? पहला है परमाणु संलयन, दूसरा परमाणु विखंडन, तीसरा रासायनिक प्रतिक्रिया और चौथा यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका जो सही आंसर है वो है परमाणु संलयन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया है? परमाणु संलयन मुख्य प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है। तो जो परमाणु रिएक्टरों में जो उपयोग किया जाता है यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है वो कौन सा होता है? यानी यूरेनियम 235 ये एटॉमिक मास होता है, 236, 237 या 232। तो यूरेनियम रिएक्टरों में जो उपयोग होने वाला यूरेनियम का समस्थानिक है वो है यूरेनियम 235, यानी वे समस्थानिक जिसका परमाणु भार कितना होता है? 235 होता है। उस यूरेनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रकाशित की थी? पहला है वोल्फगैंग पाउली, दूसरा है दिमित्री मेंडलीव ने, तीसरा है जॉन डाल्टन ने, या चौथा है अमेडियो कार्लो एवोगाद्रो ने। तो जो पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी प्रकाशित की थी वो की थी दिमित्री मेंडलीव ने। उसके बाद हमारे पास कौन सी अभी चल रही है? हमारे पास जो आवर्त सारणी चल रही है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। लेकिन इससे पहले किसने दिया था? ये दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था, जो कि रूसियन लैंग्वेज में थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, चांदी का रासायनिक चिन्ह है, यानी चांदी का प्रतीक होता है। पहला ऑप्शन है SR होता है, दूसरा है SB होता है, तीसरा है AG होता है, या चौथा है AU होता है। तो चांदी का जो रासायनिक चिन्ह होता है यानी प्रतीक होता है वो AG होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। ठीक है ना। और इसकी खोज अर्जेंटेड वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? AG कहते हैं। ठीक है। SR क्या होता है? स्ट्रोंशियम होता है, SB एंटीमनी होता है, और AU गोल्ड यानी ऑरेट होता है। ऑरेंशियम या ऑरेट कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो चांदी का जो रासायनिक चिन्ह है यानी प्रतीक होता है वो क्या होता है? AG होता है, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, टिन का प्रतीक होता है। टिन का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर 1 है SN, ऑप्शन नंबर 2 है T, ऑप्शन नंबर 3 है TI, और ऑप्शन नंबर 4 है TN है। तो टिन का जो रासायनिक प्रतीक होता है यानी सिंबल होता है वो SN होता है। ठीक है ना। तो टिन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? SN होता है। स्टेनस भी कहते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड है 2 परमाणु वाला यौगिक या 2 परमाणु वाला तत्व? 2 परमाणु वाला तत्व या 2 परमाणु, 3 परमाणु, अनेक परमाणु वाला, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो ऑक्सीजन परमाणु होता है O2, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु है और HCl में भी कितना है? 1 H है और 1 Cl है। तो ये कितने परमाणु वाला यौगिक होता है? 2 परमाणु वाला यौगिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी आवर्त सारणी में, या हम इनकी बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो आपके पास दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है फ्लोरीन होता है, दूसरा है
क्लोरीन होता है, तीसरा है ब्रोमीन होता है, या चौथा है आयोडीन होता है। तो आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो आपके पास फ्लोरीन होता है, क्योंकि इसका आकार आवर्त सारणी में सबसे छोटा होता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन सही रहेगा, यानी फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, तत्वों की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण हो जाती है। पहला ज़्यादा बढ़ जाता है या कम, दूसरा है कम हो जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ आकार में क्या होती है? कमी होती है। पहली बात तो ये है। दूसरा है अगर आकार में कमी होगी यानी परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होगी? कमी होगी। अगली बात है धात्विक लक्षण। तो जिसका आकार छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है। यानी धात्विक लक्षण में क्या होता है? कमी होती है, क्योंकि आकार छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? जो अधातु होता है। ठीक है ना। तो धात्विक लक्षण भी कम होता है, परमाणु त्रिज्या भी कम होती है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, और प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो आकार इसका क्या होगा? छोटा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसकी जो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है ज़्यादा, दूसरा कम, तीसरा अपरिवर्तित और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा? कम होता है। यानी अगर हम बाएं से दाएं जाने की बात करें तो परमाणु त्रिज्या का मान भी कम होता है और धात्विक लक्षण भी कम होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, वाष्पीकरण का अर्थ है। पहला, तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में स्थानांतरित करना, यानी जो तरल पदार्थ है उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना। दूसरा है गैसीय पदार्थ यानी गैसीय अवस्था को तरल अवस्था में चेंज करना। तीसरा है ठोस का द्रव में परिवर्तन, और चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो तरल पदार्थ यानी तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में स्थानांतरित करने को वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? पहला अल्फ्रेड नोबेल ने, दूसरा है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, तीसरा है जॉन डाल्टन ने, और चौथा है रॉबर्ट बेंकन ने। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो किया था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है 2 हो सकती है, दूसरा 6 हो सकती है, तीसरा 8 हो सकती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 8 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? पहला ऑप्शन है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, दूसरा 6.24 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, तीसरा है 6.24 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर है वो है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर +1.6 होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, सामान्यतः परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? पहला है एंगस्ट्रॉम में, दूसरा है फर्मी में, तीसरा है पिकोमीटर में, और चौथा है न्यूटन में।
पहला एंगस्ट्रॉम, दूसरा फर्मी, तीसरा पिकोमीटर और चौथा न्यूटन। तो सामान्यतः जो परमाणु ऊर्जा को इकाई में मापा जाता है वो होती है एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम में परमाणु ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नई वीडियो ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक पौधे की वृद्धि, दूसरा है लोहे में जंग लगना, तीसरा है पानी का भाप में बदलना और चौथा है मोमबत्ती का जलना। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है पानी का भाप में बदलना, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, यह भौतिक परिवर्तन है और सभी कैसी है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आपके पास ये कई बार पूछा गया, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है और पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। ये तीनों सारे रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी का भाप में बदलना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। एस्टर में गंध होती है। एस्टर जो होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR होता है। तो एस्टर में जो गंध होती है वो कैसी होती है? पहला है सड़ी हुई गंध होती है, दूसरी कड़वी गंध होती है, तीसरी अंडे जैसी गंध होती है और चौथी फलों जैसी गंध होती है। तो एस्टर में जो गंध होती है वो कैसी होती है, फलों जैसी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ठोस की विशेषता नहीं है, यानी ये जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से ठोस की कौन सी विशेषता नहीं होती है? पहला है उच्च संपीड्य, दूसरा है उच्च घनत्व, तीसरा है नियमित आकार एंड फोर्थ है उच्च कठोरता। तो जो ठोस की विशेषता नहीं होती वो कौन सी होती है? उच्च संपीड्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। यानी उच्च घनत्व तो होता है ठोस का, उसका आकार भी निश्चित होता है और उसमें कठोरता भी पाई जाती है, लेकिन संपीड्य नहीं होता, उसको हम कितना भी दबाना चाहें उसका आकार कम नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। इलिनोइस, क्वेश्चन नंबर 21 है, इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक्सीटोनियम नामक पदार्थ के नए रूप की खोज की है। यानी एक्सीटोनियम पदार्थ है उसकी नई खोज की है, जिसे 1960 के दशक में द्वारा खोजा गया था। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इसको खोजा गया था, एक्सीटोनियम को खोजा था? पहला है ब्रॉटन हेल्परिन ने, दूसरा है यूजिन विंगनर ने, तीसरा है पॉल डायरक ने और चौथा है फेलिक्स ब्लॉच ने। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉटन हेल्परिन ने इसकी खोज की थी। कौन से? एक्सीटोनियम नामक पदार्थ की। ठीक है ना, जिन्होंने 1960 में तो इन्होंने खोज करी थी, लेकिन इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक्सीटोनियम नामक पदार्थ के नए रूप की खोज की है, यानी इसी के नए रूप की खोज की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 है गंधक, ऑप्शन नंबर 2 है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 4 है आयोडीन। आपका जो सही आंसर है वो है आयोडीन, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? आयोडीन है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस ऐसी है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है
वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और चूने का जो पानी फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ जब हम क्या करते हैं CO2 की क्रिया करते हैं तो ये CO3 का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है वाइट, यानी दूधिया हो जाता है। तो CO2 की क्रिया जब हम लाइम वाटर के साथ करते हैं यानी चूने के पानी के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो ये CaCO3 का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि यह है, यानी यह उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील होती है, ऑक्सीजन की तुलना में कम जहरीली होती है, तीसरा है नाइट्रोजन की तुलना में हल्की होती है, और चौथा है आसानी से ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है। यानी जब क्या होता है गोताखोरों के शरीर पर पानी का ज़्यादा दबाव लगता है तो नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में क्या होती है, कम घुलनशील होती है। हीलियम क्या होता है नाइट्रोजन की तुलना में कम घुलनशील होती है, कहाँ पर? रक्त में। ठीक है ना। तो उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील होती है। इसके कारण ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन को जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम मिलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। हड्डियों, क्वेश्चन नंबर 25, हड्डियों, बोनेस और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ क्या है? या कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है जो हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है? पहला है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट और चौथा है कैल्शियम बोरेट। तो आपका जो सही आंसर है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों के में मौजूद रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। वार्षिक सोडा को रासायनिक रूप से कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, दूसरा है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। तो वाशिंग सोडा को रासायनिक रूप में सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, वाशिंग सोडा। ठीक है ना। इसको हम सामान्य नाम से दहन सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। त्वरित चूना क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा है CaCl2, तीसरा है CaCO3, चौथा है CaO। तो जो क्विक लाइम होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या हम क्या बोलते हैं इसको अनुभूजा चूना के नाम से भी जानते हैं। और ये वाला जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है इसको हम क्या कहते हैं लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना या लाइम वाटर। दूसरा वाला कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा वाला कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा क्या है क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या अनबूझा चूना। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 है सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर 2 है सोडियम है, ऑप्शन नंबर 3 है चांदी है, या ऑप्शन नंबर 4 है गंधक है यानी सल्फर है। तो सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त जो तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यानी सिलिकॉन सौर सेल बनाने के लिए एक प्रयुक्त तत्व होता है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित कर, दूसरा है बूझे चूने पर ऑक्सीजन प्रवाहित करके, तीसरा है बूझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर और चौथा है त्वरित चूने पर क्लोरीन प्रवाहित कर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1
बुझे हुए चूने पर जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं। तो बुझा हुआ चूना मैंने क्या कहा था, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज होता है। इसके साथ यदि मैं क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करता हूँ, Cl2 गैस को प्रोवाइड करता हूँ, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, CaOCl2 का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है ना, CaOCl2 का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो बुझे हुए चूने पर जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, CaOCl2। अगला है, एस्पिरिन का सामान्य नाम है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 है लास्ट वाला, एस्पिरिन का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, दूसरा है सोडियम सिलिकेट, तीसरा है मिथाइल सिलिकेट एंड चौथा है इथाइल सिलिकेट। तो एस्पिरिन का जो सामान्य नाम होता है वो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार से होता है, बेंजीन के सेंटर में होता है COOH और यहाँ पे होता है COCH3, यानी क्या कहते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, एस्पिरिन का रासायनिक नाम। ठीक है, सामान्य नाम। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग ज्वर रोधी के रूप में किया जाता है, एस्पिरिन का प्रयोग। ठीक है, तो धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने इन 30 प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले बच्चों का भी आप भला कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।